Hello everyone, welcome to IQ Tab. Let's start with the newspaper analysis for 16th of January 2022. First of all, let's understand what all news we have to discuss today. सबसे पहले we'll talk about recent development जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन ने जितने भी 5 इलेक्शन स्टेट्स हैं ना उनके अंदर जो पॉलिटिकल रैलीज थे उसको फिलहाल बैन कर दिया गया है टिल 22nd of January. तो हम इसके बारे में सबसे पहले समझेंगे. सेकंड we'll talk about a festival that is celebrated in Assam. असम के अंदर माघ बिहू नाम का एक फेस्टिवल है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है. इससे कुछ डिटेल्स को हम प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करेंगे. थर्ड we'll talk about कि इंडिया और श्रीलंका का जो इकोनॉमिक कॉपरेशन है वो काफी इंक्रीज हुआ है जहां पर इंडिया ने श्रीलंका के लिए कुछ इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड किया है. तो हम इसके बारे में समझेंगे. फोर्थ विल टॉक अबाउट कि चाइना और ईरान जो है दोनों के बीच में एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन हुआ था कुछ साल पहले, उसको फिलहाल उन्होंने इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है. मतलब रिसेंटली उन्होंने इंप्लीमेंट करना इसको स्टार्ट कर दिया है. एंड फाइनली विल टॉक अबाउट कि इंडिया और चाइना का जो ट्रेड है इट हैज क्रॉस्ड $125 बिलियन इन 2021 यानी कि लास्ट ईयर ये काफी अच्छे तरीके से ग्रो हुआ है. तो इन 5 चीजों के बारे में हमें बात करनी है. लेट्स मूव इनटू द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस. इट इज अबाउट द इलेक्शन कमीशन जिसने जो बैन था पॉलिटिकल रैलीज को उसको एक्सटेंड कर दिया है. देखिए सबसे पहले आपको समझना है कि जो बैन था दैट वाज टिल 15 जनवरी तक के लिए बैन लगाया गया था. इसको फिलहाल एक्सटेंड करके 22 जनवरी तक के लिए किया गया है. नाउ इलेक्शन कमीशन ने जितने भी रैलीज थी, पॉलिटिकल रैलीज, जितने भी रोड शोज थे, इन सब पे पूरी तरीके से बैन कर दिया है. सिर्फ 5 इलेक्शन गोइंग स्टेट्स में. ऑब्वियस सी बात है और कहीं पर तो रैलीज होंगी नहीं. तो जो 5 इलेक्शन गोइंग स्टेट्स हैं उन सब के अंदर जितने भी रैलीज वगैरह रोड शोज थी इन सबको बैन कर दिया गया है. बट साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ये अलाउ किया गया है कि आप इंडोर मीटिंग्स कर सकते हैं. मतलब आप अगर चाहे तो किसी प्रकार का अगर आपको कोई भी कैंपेनिंग वगैरह करनी है आप इंडोर तरीके से कीजिए जहां पर मैक्सिमम 300 पीपल आ सकते हैं, या फिर जिस भी हॉल के अंदर जो वेन्यू है जहां पर ये मीटिंग हो रही है उसका जो भी टोटल कैपेसिटी है उसका 50% लोग वहां पर आ सकते हैं. ठीक है, तो ये दो यहां पर कंडीशंस डाली गई है. या तो मैक्सिमम 300 लोग आएंगे या फिर जो भी वेन्यू की कैपेसिटी है उसके आधे लोग आएंगे. दैट्स इट. ठीक है, यहां पर आप मतलब इस केसेस में आप वहां पर इंडोर मीटिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं. अब देखिए कौन कौन से इलेक्शन स्टेट्स आपको हमेशा ध्यान रखना है. फर्स्ट इज गोवा, मणिपुर, पंजाब, यूपी एंड उत्तराखंड. ना जब भी आपको कोई भी स्टेट मिले ना ऑलवेज गो फॉर द मैप. हमेशा मैप को चेक कीजिए और हमेशा मालूम करने की कोशिश कीजिए कि कौन सा स्टेट का लोकेशन कहां पर है. अब जब भी आप इंडिया का मैप देखेंगे आपको वहां पर हमेशा 2 चीजें चेक करनी है. सबसे पहले आपको चेक करना है कि उस पर्टिकुलर स्टेट के कितने इंडियन स्टेट के साथ बाउंड्रीज हैं. ठीक है, पहले तो आपको ये चेक करना है. और सेकंड आपको चेक करना है कि उस पर्टिकुलर स्टेट के इंटरनेशनल बाउंड्रीज कितनी है. मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूं मणिपुर के साथ. देखिए अगर मणिपुर को आपको चेक करना है तो हमेशा आप चेक करेंगे कि इसकी कितने इंडियन स्टेट के साथ बाउंड्री है. पहला नागालैंड, सेकंड इज असम, थर्ड इज मिजोरम. ठीक है, तो ओनली 3 स्टेट के साथ यहां पर इसकी बाउंड्रीज हैं. और इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो इट जो है म्यांमार के साथ इसकी बाउंड्री है. तो अब देखिए 3 इंडियन स्टेट्स प्लस 1 इंटरनेशनल बाउंड्री. तो इस तरीके से आपको हर एक स्टेट का एक आइडिया एटलीस्ट फिगर होना चाहिए. जो आप इस तरीके से चेक करेंगे तो आपको मैप बहुत अच्छी तरीके से समझ आना स्टार्ट हो जाएगा. नाउ इलेक्शन कमीशन की अगर आप बात करेंगे उन्होंने पहले ही इन सारी चीजों पे बैन लगा दिया था. जितने भी फिजिकल रैलीज होने वाली थी इलेक्शन कमीशन की, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज की रोड शोज होने वाले थे, पद यात्राज, प्रोसेशंस, व्हीकल रैलीज, इन सब के ऊपर ऑलरेडी बैन लगाया हुआ था टिल 15 जनवरी. इसको फिलहाल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है 22 जनवरी तक के लिए बिकॉज ऑफ कोविड केसेस. ठीक है, अब देखिए इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारी वर्चुअल मीटिंग्स वगैरह की है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं उनके साथ, जो चीफ सेक्रेटरीज जो होते हैं आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ, जो हेल्थ सेक्रेटरीज होते हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं इनके साथ, जो 5 जहां पर इलेक्शन होने वाले इन हर एक स्टेट्स के अंदर ये सारी मीटिंग्स की गई है ताकि मालूम कर सके कि एग्जैक्टली क्या हम इलेक्शन यहां पर किस तरीके से करवा सकते हैं. ठीक है, तो इसके अलावा देखिए जितने वैक्सीनेशन ड्राइव वगैरह चल रहे हैं तो कितने अच्छे तरीके से वैक्सीनेशन हो रहा है फिर नहीं हो रहा है, प्रोग्रेस क्या है उसका, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, बूस्टर डोज, इसका क्या क्या प्रोग्रेस चल रहा है, इन हर चीज को यहां पर प्रॉपर्ली चेक किया जा रहा है. जितने भी देखिए फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो पुलिस है, जो इलेक्शन के ऑफिशियल्स हैं, इन सबको फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरह यहां पर मतलब कंसिडर किया जा रहा है. जब इन सब लोगों को प्रॉपर्ली बूस्टर डोज जो है मिला है या फिर नहीं मिला है, इन सबके भी प्रॉपर प्रोग्रेस इलेक्शन कमीशन ले रहा है यहां पर. ठीक है, तो इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने यह भी बोला है कि जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जो एसडीएमए है, उन्होंने कोई भी रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगाए हैं या फिर जो उन्होंने स्टेट स्पेसिफिक गाइडलाइंस लगाई हैं. देखिए हर एक स्टेट को यहां पर अपनी खुद की गाइडलाइंस को इशू करने का यहां पर पूरी तरीके से आजादी है बिकॉज एसडीएमए जो है वो स्टेट बेसिस पे काम करता है. नो क्वेश्चन कम्स यहाँ पे एसडीएमए क्यों आया, यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्यों आ रहा है. देखिए आपको ध्यान रखना है जो कोविड जो है ना, कोविड को यहाँ पर एक डिजास्टर की तरह, यहाँ पर डिजास्टर की तरह इसको एक नोटिफाई किया गया था. इसको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की तरह के अंदर इसको एक डिजास्टर की तरह नोटिफाई किया गया है. तो एक्चुअली इसका सारा का सारा जो चीजें हैं, लॉकडाउन वगैरह लगाने का जो फाइनल डिसीजन है ना, वो कहीं ना कहीं स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के रूल्स के अंदर ही लिया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन इसीलिए यहाँ पर एसडीएमए के साथ भी बातचीत कर रहा है और उनके जितने भी गाइडलाइंस है, उनके जितने भी रिस्ट्रिक्शंस है, उन सब चीजों को प्रॉपर्ली फॉलो करने को बोला जा रहा है. और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी पॉलिटिकल कैंडिडेट्स हैं, उन सबको. ठीक है, अब देखिए इलेक्शन कमीशन मतलब दे हैव आल्सो सेड दैट कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है दे विल आल्सो हैव टू इंश्योर कंप्लायंस ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, पहली बात तो, एंड साथ ही साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. तो एक तो देखिए एसडीएमए का जो स्टेट स्पेसिफिक गाइडलाइंस है उसको आपको फॉलो करना ही होगा. साथ ही साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो कि आपको याद हो हमने कुछ दिनों पहले बात की थी इलेक्शन कमीशन के लिए कि क्या क्या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उन सबको फॉलो करना होगा. और साथ में जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है जो इलेक्शन से जस्ट पहले जो रिलीज किया जाता है, जो रिलीज हो चुका है इन 5 स्टेट्स के अंदर,
इसको भी यहां पर फॉलो करना होगा। अगर इनमें से कुछ भी यहां पर वायलेट होता है तो आपके अगेंस्ट कुछ एक्शन लिया जा सकता है। अब बाकी जितने भी रिस्ट्रिक्शंस है, बाकी जितने भी गाइडलाइंस है, इन सबको ऑलरेडी जो मतलब अनाउंस किया गया है वो सब दे विल कंटिन्यू टू अप्लाई। मतलब कोविड में यहां पर किसी भी टाइप की ढिलाई नहीं होगी, किसी भी टाइप का यहां पर इसको मतलब कैजुअल नहीं लिया जाएगा। कोविड को बहुत ही इंपॉर्टेंस देकर उसके बाद यहां पर जो हमारा इलेक्शन है उसको वहां पर कंडक्ट करना है, ठीक है। अब यहां पर कुछ डिटेल्स हम स्टैटिक नॉलेज चेक करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है? जो किसी और गवर्नमेंट बॉडी के अंदर काम नहीं करता है। ये अपने डिसीजंस खुद से ले सकता है, इसके पास अपने खुद के मेंबर्स होते हैं। मतलब ये किसी और जो बॉडीज हैं उसके अंदर प्रेशर में आके काम ना करे, इसीलिए उसको ऑटोनोमस बनाया गया है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसका मतलब क्या है? इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 324 के अंदर डायरेक्टली मेंशन किया गया है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि इस टाइप की बॉडी को बनाना है। तो ऑटोनोमस बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये एक ऐसी अथॉरिटी है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग, मतलब दो टाइप के इलेक्शन कराती है। पहले तो जितने भी यूनियन के इलेक्शन है वो सारे यही कराती है, और साथ में जो स्टेट के इलेक्शन है वो भी यही कराती है, आपको ध्यान रखना है। तो लोकसभा के इलेक्शंस हो गए, राज्यसभा के इलेक्शन हो गए, ये सब तो हो गए यूनियन लेवल पे, ये सब तो इलेक्शन कमीशन करवाएगा ही। साथ में जितने भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, इन सब के इलेक्शंस में यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाता है। इसके अलावा दो और पोस्ट है जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। फर्स्ट इज द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सेकंड इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन सब के इलेक्शंस में यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाता है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए, लोकसभा, राज्यसभा जो कि बिल्कुल टॉप में हो गए हमारे पार्लियामेंट, उसके अलावा जितने भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, यानी कि जो स्टेट की जो जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज है वो, और इसके अलावा द टॉप टू जो हमारे जितने भी ऑफिसर्स यानी कि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन सब के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमारे टोटल जितने भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसके अंदर जो पार्ट 15 है उसके अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके बारे में डील करता है, ठीक है। मतलब इस पर्टिकुलर पार्ट में पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में लिखा हुआ है। इसके अंदर यहां पर आर्टिकल 324 से लेकर 329 के बीच में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पावर्स, फंक्शन, उनके टर्म्स क्या होगा, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगा, मतलब क्या क्या होगी, उनके मेंबर्स कौन बन सकते हैं, कौन नहीं बन सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में प्रॉपर्ली मेंशन किया गया है। अब जो इलेक्शन कमीशन आप अभी देखते हैं, दैट वाज एक्चुअली फॉर्म्ड ऑन 25th of January 1950, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 25th of January 1950, यानी कि जो हमारा 26 जनवरी था उससे जस्ट एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पूरी तरीके से कमीशन किया गया था, उसको पूरी तरीके से यहां पर बनाया गया था, ठीक है। फाइनल वर्जन बनाया गया था। कुछ फंक्शन चेक करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, एग्जैक्टली इनका काम क्या है। देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इलेक्शन कमीशन का है कि जो भी इलेक्शन है उसका शेड्यूल क्या होगा, कैसे कैसे वो इलेक्शन होगा, कितने फेजेस में होगा, ये सारा चीजें प्रॉपर्ली डिसाइड करना, और पीरियोडिक इलेक्शन करवाना, ठीक है। टाइम से बिल्कुल हर 5 साल पे इलेक्शन हो जाने चाहिए, ये मेन काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, ठीक है। अब देखिए, इलेक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है जनरल इलेक्शन और एक होता है बाई इलेक्शन। जनरल इलेक्शन क्या होता है? जो आप नॉर्मल इलेक्शन देखते हैं, जो मतलब हर 5 साल पे होता है, दैट इज कॉल्ड एज जनरल इलेक्शन। अब बाई इलेक्शन क्या होता है, इसका छोटा सा समझिए। देखिए, जब भी आप जनरल इलेक्शन कराते हैं तो कभी कभी क्या होता है, जो जितनी भी पोस्ट होती है, मान लीजिए कि 3 पोस्ट है, ठीक है, एक पर्टिकुलर इलेक्शन के अंदर, और तीनों यहाँ पर फेल हो गए, मतलब तीनों के कैंडिडेट्स जो है वो चूज हो गए। अब मान लीजिए किसी कारणवश, किसी भी तरीके से जो एक कोई कैंडिडेट था उसने अपना या तो वैकेट कर दिया, या फिर किसी कारण से वो पर्टिकुलर सीट वैकेट हो गई, मतलब खाली हो गई। अब यहां पर इस पर्टिकुलर इलेक्शन को, मतलब इस पर्टिकुलर सीट को फिर से फिल करने के लिए जो इलेक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड एज बाई इलेक्शन, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए कि जनरल इलेक्शन के अंदर जितने भी सीट्स खाली रह जाएंगी उसको दोबारा भरने के लिए जो इलेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज बाई इलेक्शन। नाउ, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक और काम होता है, वो जितने भी इलेक्टोरल रोल होते हैं। क्या होता है इलेक्टोरल रोल? इलेक्टोरल रोल वो पर्टिकुलर पेपर होता है, वो पीस ऑफ पेपर होता है जिसके अंदर सारे के सारे वोटर्स के नाम लिखे होते हैं कि एग्जैक्टली कौन कौन पर्टिकुलर पर्सन कहां कहां पे वोट दे सकता है। इन सब चीजों की जो फाइनल जो वो करता है, जो फाइनल बनाता है, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो ईपीआईसी होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जो आपका वोटर आईडी कार्ड आप जिसको बोल सकते हैं, ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही बनाता है, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए, इसके अलावा कौन से लोकेशन के ऊपर पोलिंग होगी, कौन सा वोटर कहां पर वोट करेगा, ठीक है, कितने काउंटिंग सेंटर्स होंगे, हर चीज का जो फाइनल डिसीजन है, दैट एक्चुअली गोज टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा इसके पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट पावर ये है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको रिकॉग्निशन यही प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ उनको इलेक्शन सिंबल भी यही प्रोवाइड करता है बिफोर इलेक्शंस, ठीक है। हर चीज, और कोई भी डिस्प्यूट वगैरह हो किसी पॉलिटिकल पार्टी में, उसका फाइनल जो रेजोल्यूशन करेगा, दैट विल बी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ओनली। नाउ द कमीशन आल्सो हैड एडवाइजरी, मतलब ये एडवाइस भी दे सकता है इन द मैटर ऑफ पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन। मान लीजिए कि एक पर्सन कोई भी जो है इलेक्शन उसने फाइट किया और वो जीत गया, ठीक है। अब मान लीजिए बाद में पता चला कि वो डिस्क्वालिफाइड था, मतलब वो किसी तरीके से उस पर्टिकुलर इलेक्शन को जीतने के लिए सही नहीं था, वो उसकी मेंबरशिप वो गलत थी, तो वहां पर वो एडवाइस कर सकता है जो भी कंसर्न बॉडीज हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन को, जो भी सिटिंग मेंबर है, या तो पार्लियामेंट का या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का, उसको आप यहां पर इलेक्शन के बाद हटा सकते हो। तो इस चीज में जो एडवाइजरी जो पावर्स हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ही रहती है। इसके अलावा हमने ऑलरेडी बात की, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको यही जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वही इसको इंश्योर करता है कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जितने भी कैंडिडेट्स हैं ये सब इसको प्रॉपर्ली फॉलो करें, और कोई भी किसी भी तरीके से अनफेयर प्रैक्टिस को फॉलो ना करें, ठीक है। इसके अलावा जो कैंपेन का एक्सपेंडिचर होता है, मतलब कितनी कौन सी पार्टी कितने पैसे खर्च करेगी
करेगी और कौन सा कैंडिडेट कितना पैसा खर्च करेगा, इन सब के ऊपर जो लिमिट सेट करता है दैट इज एक्चुअली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये लोग एक तो लिमिट सेट करते हैं और साथ ही साथ चेक करते रहते हैं कि कौन सा जो कैंडिडेट है वो कितना पैसा खर्च कर रहा है और वो ज्यादा चीजें मतलब पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, उस चीज को प्रॉपर्ली मॉनिटर करता है। तो ये हमने पहले टॉपिक के बारे में बात की। आई होप आपको सारा चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टू द सेकंड टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट, इट इज अबाउट माघ बिहू। नाउ देखिए, एज हमने बात की माघ बिहू जो है असम के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि रिसेंटली जो असम का मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट है वहां पर इस पर्टिकुलर जो फेस्टिवल है इसके एक इवेंट को यहां पर सस्पेंड कर दिया गया है। जो वहां पे बुल फाइटिंग होती थी उसको यहां पर सस्पेंड कर दिया गया है। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली माघ बिहू है क्या। देखिए, माघ बिहू को भोगाली बिहू भी कहते हैं। भोगाली बिहू को आप देखेंगे, भोग वर्ड जो है, भोग का मतलब होता है एंजॉयमेंट या फिर खाना। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर जो चीजों को खाते हैं उसी के नाम से इसको भोगाली बिहू भी कहा जाता है। एक टाइप का हार्वेस्ट फेस्टिवल आपको ध्यान रखना है जो कि असम और बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर मनाया जाता है। ना आपको ध्यान रखना है जो माघ बिहू है ना, माघ बिहू ऑल्दो हार्वेस्टिंग सीजन तो है बट हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के एंड को ये शो करता है, मतलब सिग्निफाई करता है। मतलब देखिए, दो टाइप की यहां पर तीन टाइप की टोटल बिहू होते हैं। हम अब इसके बारे में बात करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि जो माघ बिहू है वो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के एंड के टाइम में मनाया जाता है। मतलब देखिए, जनवरी का टाइम जो है वो खत्म होता है, उस टाइम से इसको मनाया जाता है। नाउ इसी टाइम में एक बॉनफायर मतलब जो होता है आग जलाया जाता है, जिसे मेजी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, मेजी को जलाते हैं और उसके आसपास में गॉड के सामने प्रेयर्स वगैरह की जाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मेजी टर्म जो है वो माघ बिहू यानी कि असम के एक फेस्टिवल से रिलेटेड है। इसके अलावा इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को तिब्बतो बर्मन जो लोग होते हैं वो लोग भी यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। ऑस्ट्रिया और जो कुछ मतलब ऑस्ट्रो एशियाटिक लोग हैं वो भी इसको मतलब फॉलो करते हैं और इंडो आर्यन कल्चर जो है बहुत सारी वो भी इसको फॉलो करते हैं। इसके यहाँ पर देखेंगे कि असम के अंदर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी कचारी नाम की एक यहां पर रहती है कम्युनिटी, ये इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को प्रॉपर्ली मनाती है। ठीक है, आई होप आपको जो सिंपल डिटेल्स थे प्रॉपर्ली समझ आ रही है। अगर आप इस फेस्टिवल की सेलिब्रेशन की बात करेंगे, यहां पर कुछ ट्रेडिशनल असमीज गेम्स वगैरह खेले जाते हैं। जैसे इसमें से एक होता है तकेली भोंगा, जिसे पॉट ब्रेकिंग कहते हैं, जहां पर कुछ मटके रखे जाते हैं उसको तोड़ा जाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज पॉट ब्रेकिंग। तो आपको ध्यान रखना है तकेली भोंगा किससे से रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड टू माघ बिहू यानी कि असम से रिलेटेड है। और सेकंड, बफेलो फाइटिंग जो होता है ये भी माघ बिहू से रिलेटेड है। ना यहां पर आपको देखिए दो टर्म्स यहां पर ध्यान रखने हैं। इसके अलावा कि माघ बिहू का जो सेलिब्रेशन है उसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है जो फर्स्ट डे होता है और जो लास्ट डे होता है। जो फर्स्ट डे होता है दैट इज कॉल्ड एज उरुका और जो लास्ट डे होता है दैट इज कॉल्ड एज पू। ठीक है, इसके अलावा आपको बाकी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। बस यहां पर मेरा आपको ये बताने का मकसद ये है कि आपको ये ध्यान होना चाहिए कि उरुका और पू जो है दोनों ही वर्ड्स माघ बिहू से रिलेटेड है। माघ बिहू यानी कि असम के एक फेस्टिवल से रिलेटेड है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस लगातार पूछता है कि दिस टर्म्स आर रिलेटेड टू व्हाट। ठीक है, उरुका पू ये टर्म्स हैं किस पर्टिकुलर फेस्टिवल से रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है ये बिहू स्पेशली माघ बिहू से रिलेटेड है। अब देखिए, बिहू के बारे में हम कुछ नॉर्मल चीजें देखते हैं। बिहू जो है असम का मेन फेस्टिवल है जिसे एक साल में 3 बार मनाया जाता है। ये 3 डिफरेंट टाइप के बिहू होते हैं। पहला होता है जिसे कहते हैं रोंगाली बिहू। ठीक है, रोंगाली बिहू को बोहाग बिहू भी कहते हैं। ये नॉर्मली अप्रैल के टाइम में मनाया जाता है। ये असम का न्यू ईयर माना जाता है। ठीक है, देखिए रोंगाली जो है इसे बोहाग बिहू कहते हैं, इसे असम का न्यू ईयर माना जाता है। और आप कह सकते हैं कि जो पंजाब में जहां पर बैसाखी मनाई जाती है ना, उसी पर्टिकुलर टाइम में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। सेकंड होता है इसे कहते हैं कोंगाली बिहू। कोंगाली बिहू जो है अक्टूबर के टाइम में मनाया जाता है। ठीक है, और थर्ड टाइप जो होता है दैट इज कॉल्ड एज भोगाली बिहू। भोगाली बिहू को एक्चुअली यहां पर माघ बिहू कहते हैं। और माघ बिहू जैसा हम बात कर रहे हैं अभी रिसेंटली इसको सस्पेंड किया गया है, जो कि हमेशा जनवरी के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए जो फर्स्ट जो रोंगाली बिहू था जिसे बोहाग बिहू भी कहते हैं और नॉर्मली वो अप्रैल के अंदर मनाया जाता है, जैसा हमने बात की। ये एक टाइप का हार्वेस्ट फेस्टिवल है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक टाइप का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तो ये हमेशा स्टार्टिंग के हार्वेस्ट के स्टार्टिंग की बात करता है, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए रोंगाली बिहू जो है ये हमेशा एक टाइप का असम का न्यू ईयर है, जहां पे हार्वेस्टिंग की स्टार्टिंग की बात की जाती है। बट जो माघ बिहू है वो हार्वेस्ट के एंड की बात करता है। ठीक है, मतलब जब एंड होता है ना हार्वेस्ट का, उस टाइम इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको दोनों में डिफरेंस मालूम चल गया। अब देखिए इसके अलावा कुछ कौन कौन से फेस्टिव फूड्स हैं जो कि इस टाइम में बनाए जाते हैं। फर्स्ट इज पिठा। पिठा एक टाइप का राइस केक है। और सेकंड इज लारूस। लारूस जो है एक टाइप का ट्रेडिशनल फूड है जिसके राइस और कोकोनट की हेल्प से बनाया जाता है। तो अगेन दो वर्ड्स है, वन इज पीठा, सेकंड इज लारूस। आपको ध्यान रखना है पीठा वर्ड और लारूस वर्ड जब भी साथ में आएंगे दे एक्चुअली सिग्निफाई बिहू। ठीक है, बिहू एक टाइप का क्या है, फेस्टिवल है जो कि असम के अंदर मनाया जाता है। तो इन दोनों चीजों से ये डायरेक्टली रिलेटेड है। इसके अलावा वहां पे जो मेन होती है वुमेन होते हैं, दे वेयर ट्रेडिशनल मुगा सिल्क। मुगा जो सिल्क होती है उस चीज की बनी हुई, आप देख सकते हैं ये जो साड़ी इन्होंने पहनी हुई है ये मुगा सिल्क की साड़ी पहनी हुई है। ठीक है, ये पर्टिकुलर टाइप का ट्रेडिशनल ड्रेस है जो कि बिहू के टाइम में पहना जाता है। इसके अलावा इस पर्टिकुलर टाइप की साड़ी को पहन के बिहू के ट्यून्स के ऊपर, मतलब बिहू एक टाइप का जो मतलब बहुत सारे सॉन्ग्स वगैरह बनते हैं इसके ऊपर, उसमें बिहू ढोल है। तो आप देख रहे हैं कितने ज्यादा लोग कल्चरली कितना ज्यादा अफिलिएटेड होते हैं। उन्होंने अपने ट्यून्स को बिहू ट्यून्स नाम दिया हुआ है, अपने ढोल को उन्होंने बिहू ढोल नाम दिया हुआ है। ये एक टाइप का ट्रेडिशनल ड्रम होता है, इन सब चीजों पर वो लोग डांस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बिहू डांस। ठीक है, ये बिहू डांस जो है असम का सबसे ज्यादा पॉपुलर फोक डांस है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई होगी। नाउ इसके अलावा अगर आप देखेंगे इसके यहाँ पर एक गमोचा होता है। गमोचा क्या होता है, देखिए एक टाइप का वुवन जो हैंडलूम्स के ऊपर
जो लोग ट्रेडिशनली खुद से वूव करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज गमोचा। आप ये देख सकते हैं इस टाइप का गमोचा होता है, जैसे इस तरीके से देखिए गले के आसपास में पहना जाता है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड एज गमोचा। अब ये जो गमोचा होता है ये असम के लोग यहाँ पर बनाते हैं, जिसको अपने गेस्ट वगैरह को, अपने नियर एंड डियर को ये लोग देते हैं, मतलब एज अ एक टाइप का एक ऑफरिंग की तरह देते हैं, एज अ मतलब किसी टाइप के रिस्पेक्ट की तरह देते हैं, ठीक है। अब गमोसा की अगर बात करें, गमोसा का ग्राफ जो है, मतलब उसका जो पॉपुलैरिटी है वो तब इंक्रीज हुआ था जब 1979 से लेकर 1985 के बीच में असम के अंदर एक असम एजिटेशन स्टार्ट हुआ था, मतलब एंटी फॉरेनर असम एजिटेशन। मतलब असम के अंदर जैसा आपको पता है म्यांमार से बहुत सारे लोग एंटर करते हैं, अभी भी इसके बीच में प्रॉब्लम चल रही है। तो इसके अगेंस्ट जब प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट हुए थे ना, तो उस प्रोटेस्ट के टाइम में गमोसा को उन्होंने यूज किया था एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट। मतलब गमोसा के ऊपर उन्होंने डिफरेंट चीजें लिख कर उन्होंने डिफरेंट जगहों पर उसको लगाया था, मतलब शो करने के लिए। और अगर आप अभी भी देखेंगे तो जो अभी एंटी सीए जो एक्ट हुआ था, मतलब सीए जो एक्ट आया था, उसके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे दिसंबर 2019 के अंदर, उस टाइम भी इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट को मतलब करने के लिए उन्होंने गमोसा का यूज किया था। लेट मी शो यू अ फिगर नाउ। इस पर्टिकुलर अगर आप इमेज को देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट गमोसास हैं। गमोसा के ऊपर उन्होंने एंटी सीए के जो स्लोगन है वो लिखे हुए हैं, ठीक है। और इस तरीके से उन्होंने अपने प्रोटेस्ट को यहाँ पर किया था। तो एक्चुअली उन्होंने क्या किया, एक ट्रेडिशनल वेयर को उन्होंने एक प्रोटेस्ट के रूप में यहाँ पे चेंज किया, जहां पर इसी कारण यहाँ पर गमोसा का ग्राफ जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ था। और अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो कोविड-19 के टाइम में गमोसा को उन्होंने मास्क की तरह भी यूज किया है। तो आप देख सकते हैं गमोसा यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि असम के अंदर माना है, मतलब होता है असम का जो ट्रेडिशनल वेयर है उसके बीच का एक पर्टिकुलर पार्ट है, जिसको अलग अलग चीजों में उन्होंने आज तक डिफरेंट चीजों में यूज किया है, ठीक है। आई होप आपको सेकंड टॉपिक प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। इट इज अबाउट द इकोनॉमिक सपोर्ट दैट हैज बीन गिवन टू श्रीलंका बाय इंडिया। लेट्स टॉक अबाउट दिस। देखिए हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है मिस्टर एस जयशंकर, उन्होंने भी रिसेंटली श्रीलंका के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनसे बातचीत की, ठीक है। और उन्होंने मतलब जो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उन्होंने ये बोला कि इंडिया जो है एक क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा $1.5 बिलियन का टू श्रीलंका। अब ये पैसा क्यों देगा? ये पैसा इसलिए देगा ताकि श्रीलंका अपने लिए फूड खरीद सके, मेडिसिन खरीद सके और फ्यूल खरीद सके। मतलब फूड, मेडिसिन और फ्यूल, ये तीन चीजें खरीदने के लिए इंडिया ने श्रीलंका को रिसेंटली पैसे दिए हैं, बिकॉज श्रीलंका के अंदर एक बहुत ही बुरा और अनप्रेसिडेंटेड जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ है। मतलब वहां पर बहुत बुरा वाला इकोनॉमिक क्राइसिस आया है, मतलब इतना मतलब बुरा क्राइसिस आया है कि माना जाता है कि श्रीलंका के पास सिर्फ 1 मंथ का ही मतलब इंपोर्ट के लिए पैसा बचा हुआ है, इसके अलावा श्रीलंका के पास पैसे भी नहीं है। अब इससे पहले देखेंगे अगर आप देखिए, एक तो आपको ध्यान रखना $1.5 बिलियन, ये इंडिया ने रिसेंटली इसको बोला है। इसके अलावा इंडिया ऑलरेडी अराउंड $900 मिलियन का रिलीफ ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका है, जिसमें इंडिया ने श्रीलंका को अराउंड सार्क एक टाइप का स्वैप अग्रीमेंट होता है, ठीक है। सार्क के जो पैसे होते हैं, जितने भी सार्क के मेंबर्स हैं वो आपस में मिलकर एक दूसरे को पैसे दे सकते हैं डिफरेंट करेंसीज के अंदर, उसे कहते हैं करेंसी स्वैप अग्रीमेंट। अब करेंसी स्वैप अग्रीमेंट के अंदर इंडिया ने श्रीलंका को ऑलरेडी $400 मिलियन ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। और देखिए श्रीलंका का एक वो था, एक उधार था जो कि एशियन क्लीनिंग यूनियन के अंदर था। एसीयू नाम की एक बैंक होती है, हम इसके बारे में अलग से बात करेंगे। एसीयू जो होता है ना, और इसके अंदर श्रीलंका का काफी ज्यादा वो हो गया था, उधार मतलब इंक्रीज हो गया था। उस चीज को सेटल करने में इंडिया ने भी उसकी हेल्प किया अराउंड $500 मिलियन में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं $400 मिलियन यहां पर दिए थे सार्क के जो स्वैप अग्रीमेंट था उसके अंदर, और अराउंड $500 मिलियन उस टाइम यहां पर दिए थे जब एसीयू के लिए पैसा पे करना था श्रीलंका को। तो दोनों में ही इंडिया ने उसकी हेल्प की थी। अब जो श्रीलंका के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने इस चीज को बहुत ही पॉजिटिवली नोट किया है, और उन्होंने एक जो क्रेडिट फैसिलिटी जो $1 बिलियन का यहाँ पर प्रोवाइड किया गया था श्रीलंका के लोगों को, ताकि वो अपनी चीजों को इंपोर्ट कर सके, डिफरेंट चीजों को, फूड को, मेडिसिन को, इन सबको खरीद सके। इसके अलावा श्रीलंका देखिए, श्रीलंका को इंडिया ने ऑलरेडी $500 मिलियन और दिया है ताकि वो फ्यूल को भी दे सके। तो आप समझ रहे हैं, जो $1.5 बिलियन जो दिए गए हैं उसको ब्रेकअप किया गया है किस तरीके से, जिसमें से $1 बिलियन जो है वो है फूड के लिए और मेडिसिन के लिए, और $500 मिलियन जो है दैट इज फॉर फ्यूल, ठीक है। इन दोनों चीजों के लिए यहाँ पर यूज करना है, बट फ्यूल जो है श्रीलंका इंडिया से ही खरीदेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें प्रॉपर्ली समझ आ रही होंगी एग्जैक्टली कैसे काम कर रहा है। नाउ द इंटरेक्शन कम्स अ वीक आफ्टर। जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर थे वो रिसेंटली श्रीलंका के अंदर आए थे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, देखिए श्रीलंका ने यहाँ पर चाइना और इंडिया दोनों से हेल्प मांगी है, ठीक है। और चाइना और इंडिया, अच्छी चीज ये है कि दोनों ही उसकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर चाइना और इंडिया अपनी खुद की राइवलरी को भूलकर दोनों ही मिलकर श्रीलंका की हेल्प कर रहे हैं, बिकॉज श्रीलंका के अंदर बहुत ही बुरा इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है, और उस चीज से मतलब बचने के लिए श्रीलंका जो है चाइना और इंडिया दोनों से हेल्प मांग रहा है, और दोनों ने ही आगे बढ़ के उसकी हेल्प की है, ठीक है। तो चाइना ने भी कुछ दिनों पहले भी बहुत अच्छे तरीके से हेल्प की थी, उनको काफी ज्यादा इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड किया था। और सिमिलरली इंडिया ने भी अभी कुछ दिनों पहले, मतलब अभी जैसा हमने देखा $1.5 बिलियन के अलावा भी और भी बहुत सारा उनको फाइनेंशियल जो क्रेडिट वगैरह, जो भी पैसे वगैरह चाहिए वो सब प्रोवाइड किया गया है। नाउ अभी रिसेंटली ऑनलाइन मीटिंग हुई है, जिसमें जो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर था उन्होंने एक ऑनलाइन मीटिंग की थी। और ये मतलब अभी जो हुआ है, इससे पहले ऑलरेडी जो मिस्टर राजपाक्सा थे, मतलब जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं श्रीलंका के, वो ऑलरेडी न्यू दिल्ली आ चुके हैं लास्ट मंथ, ठीक है। दिसंबर 2021 के अंदर वो न्यू दिल्ली आई थी, जहां पर उन्होंने हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर दोनों से काफी बातचीत की थी, और उन्होंने उनसे इमरजेंसी फाइनेंशियल असिस्टेंस की हेल्प मांगी थी। मतलब हमें जल्दी से जल्दी पैसे चाहिए, ताकि जो भी उनका डॉलर का क्रंच है, मतलब उनके कंट्री के अंदर जो भी इंपोर्ट के लिए पैसा नहीं बचा है, उस चीज को हम यहाँ पर सॉल्व कर सकें, और कुछ ना कुछ पैसा हमारे पास रहे ताकि हम अपने इंपोर्ट का बिल पे कर सकें,
हमारे जो फॉरेन डेट बढ़ गए हैं इन सबको पे कर सके। इस चीज के लिए श्रीलंका ने इंडिया से काफी ज्यादा हेल्प मांगी थी लास्ट मंथ, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे खुद इंडिया में आए थे, उन्होंने हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से दोनों से बातचीत करके हेल्प मांगी थी। इसीलिए यहाँ पर इंडिया ने सामने से हेल्प करना स्टार्ट कर दिया है। अब देखिए, जब इंडिया ने श्रीलंका को हेल्प किया, ऑब्वियसली श्रीलंका ने भी इस चीज को अप्रिशिएट किया है, इस गेस्चर ऑफ सपोर्ट को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया है और उन्होंने वेलकम किया है कि इंडिया जो है आगे जाकर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट कर सकता है श्रीलंका के डिफरेंट पोर्ट्स के अंदर, इंफ्रा के अंदर, एनर्जी, पावर, मैन्युफैक्चरिंग, जो डिफरेंट सेक्टर्स है वहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए श्रीलंका ने इंडिया को अलाउ कर दिया है। मतलब देखिए, अभी इसके लिए कोई भी बहुत प्रॉपर एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, बट देखिए अगर इंडिया श्रीलंका की ऑब्वियसली इन द टाइम्स ऑफ नीड हेल्प कर रहा है तो आगे जाकर श्रीलंका भी इंडिया को एज अ रिलायबल पार्टनर की तरह मानेगा, जहां पर श्रीलंका इंडिया के साथ अपने ट्रेड को और ज्यादा बूस्ट करेगा, ठीक है। देखिए, जैसा हमें पता है कि ऑलरेडी बहुत सारे ट्रेड हो रहे हैं, जिसमें त्रिंकोमाली जो ऑयल टैंक फर्म है, रिसेंटली जो हमारा इंडिया का जो लंका आईओसी, जो हमारा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का एक सब्सिडरी है, ये इस चीज को अभी डेवलप करने वाला है, राइट। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे और भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर इंडिया काम कर सकता है आगे जाकर श्रीलंका के अंदर, ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने इसी पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को यूज किया और श्रीलंका को उन्होंने बोला कि जितने इंडिया के फिशरमैन हैं जो कि वहां पे अरेस्ट हो रखे हैं, उसको आप प्लीज जल्दी से जल्दी ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन के अंदर छोड़ दीजिए, मतलब इंसानियत के तौर पे आप उन्हें छोड़ दीजिए। देखिए, आपने आई होप आपने लास्ट मंथ प्रॉपर्ली इस न्यूज को फॉलो किया होगा। इंडिया श्रीलंका के बीच में जो पाक बे है ना, पाक बे, दैट इज एक्चुअली बहुत ही डिस्प्यूटेड लैंड है, मतलब डिस्प्यूटेड इन द सेंस कि इंडिया के जो फिशरमैन है वो भी वहां पर फिशिंग करने जाते हैं, बट वहां पर जो यूज करते हैं इंडिया के फिशरमैन जो है बॉटम ट्रॉलर्स का यूज करते हैं। उससे कारण क्या होता है, बॉटम ट्रॉलर एक टाइप का नेट होता है, ठीक है, नेट मतलब जो नेट होता है जो लोग फिश को कैच करने के लिए यूज करते हैं, बट उसके कारण वहां का इकोसिस्टम जो है और बाकी जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो भी इसके कारण मतलब उनके ऊपर भी डेंजर यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। तो श्रीलंका ने काफी मना किया था इंडिया के फिशरमैन को कि आप बॉटम ट्रॉलर्स का यूज मत करो, बट इसके बावजूद ऑब्वियसली इनके पास भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कोई भी इनके पास कोई और दूसरा मेथड नहीं था, उसी कारण ये लोग भी बॉटम ट्रॉलर्स यूज कर रहे थे। और इसी कारण जब भी कोई इंडियन फिशरमैन श्रीलंका की तरफ जाता है तो वो उसको अरेस्ट कर लेते हैं। इसी चीज को यहाँ पर बोला गया है कि प्लीज आप हमारे फिशरमैन को जल्दी जल्दी छोड़ दीजिए, ऑन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, विल ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। ये हमने थर्ड टॉपिक के बारे में बात किया, आई होप आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये है चाइना और ईरान के बीच में रिलेशनशिप जो है वो लगातार इंप्रूव हो रहा है, जहां पर दोनों ने जो स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन किया था उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। देखिए, चाइना ये बोल रहा है कि उन्होंने इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट जो दोनों कंट्री ने आपस में मिलकर साइन किया था, ठीक है। अब ये जो एग्रीमेंट साइन किया था उसमें दो चीजें हैं, पहला इकोनॉमिक कॉपरेशन और दूसरा पॉलिटिकल कॉपरेशन। तो आप समझ रहे, चाइना और ईरान दोनों ने ही आपस में मिलकर एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉपरेशन के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। और यहां पर चाइना जो है लगातार ही जो यूएस जो सैंक्शन लगाता रहता है ईरान के ऊपर, तेहरान के ऊपर जो सैंक्शन लगाता रहता है, उस चीज को लगातार ब्लास्ट ऑफ करता रहता है, मतलब उसको लगातार हटाता रहता है, मतलब उस चीज को पूरी तरीके से नहीं मानता है। मतलब सैंक्शंस लगने के बावजूद जो है चाइना लगातार ईरान के साथ रिलेशनशिप में रहता है, ठीक है। अब चाइना और ईरान ने ये रिलेशनशिप जो लास्ट ईरान की 2021 के अंदर साइन किया था, जहां पर उन्होंने काफी मतलब देखिए काफी सालों से लोग ट्राई कर रहे थे एक दूसरे के साथ एक एग्रीमेंट साइन करने की, और फाइनली जाके 2021 में उन्होंने साइन किया, जहां पर इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के अंदर उन्होंने एनर्जी के लिए कुछ एग्रीमेंट्स किए, सिक्योरिटी के लिए, इंफ्रा के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, इन सब चीजों के लिए उन्होंने डिफरेंट एग्रीमेंट्स किए। अब देखिए, चाइना आपको पता है एक बहुत ही सीक्रेटिव कंट्री है, अगर वो किसी कंट्री के साथ रिलेशनशिप मतलब एक एग्रीमेंट साइन करता भी है ना, तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आउट नहीं करता है। तो मतलब सिमिलरली यहाँ पर चाइना और ईरान के बीच में जो एग्रीमेंट साइन हुई भी है ना, उसकी डिटेल्स यहाँ पर किसी भी तरीके से बाहर नहीं हुई है, बट कुछ चीजें जो मालूम चली है उसमें यह पता चला है कि जो चाइना है वो लगातार ही रेगुलर सप्लाई ऑफ ऑयल ले रहा है ईरान से, मतलब ठीक है, ईरान जो है लगातार चाइना को ऑयल सप्लाई कर रहा है। अगर आपको याद होगा कि ईरान की ऑयल सप्लाई के ऊपर यूएसए ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं, ठीक है। अगर ईरान इसके ऊपर कर रहा है, मतलब अगर वो ऑयल्स ले रहा है सच में, तो ऑब्वियसली वो यूएस के सैंक्शंस से अगेंस्ट जा रहा है, बट द पॉइंट इज कि यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है, इसी चीज का फायदा उठाकर चाइना इस चीज को कर रहा है, ठीक है। चाइना अपने आप को सुपर एक ग्लोबल इशू की तरह मतलब आगे इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, एक मतलब ठीक है, एक फ्रेंड की तरह इंक्रीज होने की कोशिश कर रहा है, जहां पर ईरान जो प्रॉब्लम में है यूएस के कारण, उस चीज को मतलब उसको छोड़ करना चाइना उसकी हेल्प करने के लिए एज अ फ्रेंड वहां पर आगे बढ़ रहा है। अगर चाइना की बात करेंगे, चाइना जो ईरान का लीडिंग ट्रेड पार्टनर है, मतलब ईरान के साथ जितने भी कंट्री यहाँ पे ट्रेड करते हैं उसमें सबसे ज्यादा ट्रेड करता है दैट इज चाइना, ठीक है। और इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट बायर्स ऑफ द कंट्रीज ऑयल, मतलब ईरान की जितनी भी ऑयल बिकती थी ना, उसमें सबसे ज्यादा मतलब ऑयल खरीदने वालों में से एक चाइना भी था। लेकिन 2018 में क्या हुआ, यूएस प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप थे उस टाइम के, उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज पे पूरी तरीके से सैंक्शन लगा दिया, मतलब यूनिलेटरल सैंक्शन लगा दिया, मतलब यूएस ने अकेले यहाँ पर सैंक्शन लगा दिया, जहां पर उन्होंने ये बोला कि कोई भी कंट्री अगर ईरान के साथ अब ट्रेड करेगी तो हम उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगा देंगे या फिर हम उसके साथ ट्रेड करना बंद कर देंगे। उसके बाद देखिए जब ये सैंक्शंस लगे तो ऑफिशियली तो माना जाता है कि चाइना ने यहाँ पर इंपोर्ट ऑयल को इंपोर्ट करना बंद कर दिया, मतलब ईरान के साथ उन्होंने जो भी ऑयल की इंपोर्टिंग होती थी उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया। बट बहुत सारे एनालिस्ट ये बोलते हैं कि ईरान का जो क्रूड ऑयल है, यानी कि ईरान का जो तेल है, अभी भी चाइना के अंदर जाता है एज डिस्गाइज्ड एज इंपोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। मतलब चाइना ये शो करता है कि ये ऑयल हम कहीं और से खरीद रहे हैं, बट एक्चुअली वो सारी ऑयल वो ईरान से खरीदा होता है और वो चाइना को ले रहा होता है। मतलब आई होप आपको यहाँ पर चीजें समझ आ रही है। क्या हो रहा है, चाइना यहाँ पे
मतलब जानबूझकर यूएसए के अगेंस्ट जो सैंक्शंस है उसके अगेंस्ट कुछ करने की कोशिश कर रहा है, ऑब्वियसली बिकॉज चाइना अपने आप को यहां पर एक पावर की तरह असर्ट करना चाहता है और यूएसए की पावर को अंडरमाइन करना चाहता है, ठीक है। अब जो चाइना के जो यहां पर फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो जब वहां पर पहुंचते हैं तो उन्होंने ये बोला कि चाइना वुड कंटिन्यू टू अपोज द इलीगल यूनिलेटरल सैंक्शंस अगेंस्ट ईरान, यानी कि इसका मतलब समझ रहे हैं, ईरान के साथ फ्रेंडशिप करने के लिए चाइना ने इस हद तक बोला हुआ है कि जो भी सैंक्शंस उनके ऊपर लगाए गए हैं दैट इज पूरी तरीके से इलीगल। तो यहां से आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो इंटरनेशनल रिलेशन होता है ना उसमें कोई भी कंट्री जो है सामने वाले की परमानेंट फ्रेंड नहीं होती है, आपको ध्यान रखना है, बट साथ ही साथ परमानेंट एनिमी नहीं होती है। हर एक कंट्री देखिए दूसरी कंट्री के साथ अगर रिलेशनशिप इंप्रूव कर रहा है ना, इसका मतलब है चाइना का यहाँ पर अपना खुद का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है। चाइना को यहाँ पर ऑयल चाहिए, चाइना को यहाँ पर डिफरेंट फ्यूल्स चाहिए, बेसिकली चाइना को यहाँ पर एक टाइप का एक टाइप का एक्सेस चाहिए। अगर ईरान को डायरेक्टली एक्सेस कर लेगा, ईरान के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव कर लेगा तो ऑटोमेटिकली उसको सेंट्रल एशियन कंट्री के लिए उसको एक्सेस मिल जाएगा, राइट। तो आप समझ रहे हैं चाइना यहाँ पर अपनी फ्रेंडशिप को इंप्रूव करने के लिए कुछ नहीं कर रहा है, चाइना एक्चुअली अपने इंटरेस्ट को यहाँ पर सर्व करने के लिए सब चीजें कर रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पर इस चीज को हमेशा बिगर पिक्चर के सेंस में देखना है। अब देखिए चाइना को अगर आप देखेंगे, चाइना लगातार ही ईरान के साथ अपने रिलेशनशिप को पिछले कुछ सालों से इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। 2016 में क्या हुआ था, चाइना के जो प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग वो वहां जाते हैं, ठीक है, ईरान के अंदर जाते हैं और वहां जाकर उन्होंने बोला कि चाइना इज अ मेजर पार्टनर इन द मिडिल ईस्ट, मतलब ईरान को उन्होंने बोला कि वो चाइना का एक बहुत ही मेजर पार्टनर है। अगर आप ध्यान से सोचेंगे 2016 से पहले चाइना और ईरान के रिलेशनशिप इतने खराब थे, मतलब कुछ भी उन दोनों में बहुत अच्छा नहीं हो रहा था, कोई भी एग्रीमेंट्स नहीं हो रहे थे। इसके बावजूद 2016 में एक रेयर विजिट होती है जहां पर चाइनीज प्रेसिडेंट खुद वहां पे जाते हैं और ये बोलते हैं कि चाइना का एक बहुत ही मेजर पार्टनर है ईरान, जितने भी मतलब इस साइड में जितने भी कंट्री हैं उन सब में से बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर है। तो अब देख रहे हैं यहां पर एक्चुअली वो शो करना चाहते थे कि वो अपने फ्रेंडशिप को यहां पर इंप्रूव करना चाहते हैं। यहां पर इसका सीधा सा मतलब यह है कि चाइना अपने इंटरेस्ट को यहां पर सर्व करने के लिए इन सब चीजों को कर रहा है, ठीक है। अब चाइना और ईरान की अगर मीटिंग की अगर बात करेंगे, मीटिंग तो लगातार हो रही है, चाइना और ईरान के बीच में अग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, बट साथ ही साथ ईरान के ऊपर जो टॉक्स है, मतलब ईरान का जो न्यूक्लियर डील है उसके ऊपर लगातार टॉक्स वियना के अंदर चल रहे हैं। वियना एक टाइप का न्यूट्रल कंट्री है, आपको ध्यान रखना है। वियना का लोकेशन कहां पर है, ऑस्ट्रिया के अंदर, ठीक है, ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना। और जो ऑस्ट्रिया है ना, ऑस्ट्रिया के अंदर ये पर्टिकुलर अग्रीमेंट हो रहा है, बट इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट के अंदर मतलब बात ये चल रही है कि क्या ईरान को यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन की तरह किस तरीके से उसको रोकना है, उसको डेवलप करने से रोकना है, ठीक है, इन सब चीजों के लिए बात चल रही है। बट यहाँ पर चाइना और ईरान अलग तरीके से पूरी तरीके से मीटिंग कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा 2015 के अंदर एक डील साइन हुआ था जिसके अंदर एक उसे बोलते हैं ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जेसीपीओए बोलते हैं, ठीक है। तो आपको जब भी ध्यान होगा ना ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, दैट इज एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म फॉर ईरान न्यूक्लियर डील, ठीक है। ईरान न्यूक्लियर डील को ही एक दूसरा नाम दिया जाता है ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। अब देखिए 2015 में साइन हुआ था जहां पर एक तरफ तो ईरान था, उसके साथ में P5 कंट्रीज थी। कौन कौन सी देखिए, यूएस, चाइना, रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस। ये 5 कंट्री हो गई जो P5 कंट्री है, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। इसके अलावा एक 6th मेंबर था, दैट इज जर्मनी। तो ये 6 कंट्रीज प्लस साथ में ईरान, इन सब ने मिलकर एक जेसीपीओ यानी कि ये पर्टिकुलर ईरान न्यूक्लियर डील साइन किया था, जिसके अंदर ईरान को बोला गया था कि हम आपको सैंक्शन से रिलीफ देंगे, मतलब आपके ऊपर हम सैंक्शंस नहीं लगाएंगे, बट इन एक्सचेंज यू हैव टू कर्ब योर न्यूक्लियर प्रोग्राम, मतलब आपको अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरीके से बंद करना है, मतलब आपको यहां से न्यूक्लियर प्रोग्राम को और ज्यादा डेवलप नहीं करना है, उसके बदले में हम आपके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ईरान ने इस चीज को मान लिया था और 3 साल तक इस चीज को प्रॉपर्ली फॉलो किया था, बट इसके बावजूद 2018 में यूएसए ने अपने आप को इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट से बाहर निकाल दिया। जब ट्रंप आए थे यहां पर एज प्रेसिडेंट, वहां पर उन्होंने खुद को विड्रू कर लिया, बाहर निकाल दिया और फिर से यहां पर ईरान के ऊपर उन्होंने सैंक्शंस फिर से लगा दिए, ठीक है। इस चीज के ऊपर जब फिर से सैंक्शंस लग गए तो ईरान ने फिर से यहां पर अपना जो भी कमिटमेंट था उसको छोड़कर फिर से उन्होंने न्यूक्लियर फ्यूल था उनको उसको फिर से डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। अब फिर से नवंबर 2021 के अंदर इस डील को फिर से यहां पर जीवित करने की कोशिश की जा रही है, जहां पर बोला जा रहा है कि फिर से हम ईरान को मतलब मनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जितने कंट्री, यूएस को छोड़ दीजिए, बाकी जितने कंट्री ऐसा बोल रही है कि हम फिर से ईरान को वापस ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो न्यूक्लियर को फिर से ना बनाए, ठीक है। और साथ ही साथ जो बाइडेन, जो यूएस के न्यू प्रेसिडेंट है, वो भी इस पर्टिकुलर डील को मतलब एटलीस्ट करने के लिए कुछ मतलब इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, बट देखते हैं कि आगे जाकर डील साइन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। और आपको ये चीजें समझ आ रही है। अब इसके अलावा चाइना की अगर बात करेंगे, चाइना लगातार ही ईरान के सामने ये असर्ट कर रहा है कि यूएस का एक्चुअली गलती है, मतलब यूएस इज टू ब्लेम फॉर द करंट स्टेट ऑफ द डील, मतलब अभी अगर डील ये प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही है तो चाइना कहीं ना कहीं यूएस को डायरेक्टली ब्लेम कर रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चाइना बेसिकली अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है ईरान के साथ, ठीक है। नॉट बिकॉज वो ईरान का बहुत अच्छा फ्रेंड है, बट बिकॉज चाइना को ईरान से यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। उसके दो बेनिफिट्स तो डायरेक्टली है कि एक उसको ऑयल मिल जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए, देखिए, बिकॉज देखिए ईरान के साथ कोई और कंट्री डील नहीं कर रही है फिलहाल के लिए, तब तक यूएस के सैंक्शन से तब तक उसके ऑयल कोई नहीं खरीद रहा है, तो चाइना यहाँ पर बहुत ही चीपली, बहुत ही सस्ते में ऑयल उससे खरीद सकता है। और सेकंड चीज, चाइना को डायरेक्टली यहाँ पर एक्सेस मिल जाएगा टू जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज है उनको डायरेक्टली वहां के लिए एक ट्रेड रूट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं चाइना यहां पर दोनों ही इंटरेस्ट को अपने सर्व करने के लिए ईरान के साथ रिलेशनशिप को और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट इज इंडिया और चाइना का जो ट्रेड है दैट हैज क्रॉस्ड अराउंड $125 बिलियन इन 2021।
ठीक है, तो देखो जैसा हमने देखा 125 बिलियन डॉलर्स को यहाँ पर इंक्रीज किया गया है, जहां पर इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, मतलब चाइना से जो हमने इंपोर्ट किया है, जो हमने वहां से लिया है, दैट इज नियर, मतलब ऑलमोस्ट हम 100 बिलियन डॉलर पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो हम इतना ज्यादा मतलब 125 बिलियन डॉलर्स के अंदर जो 100 बिलियन डॉलर्स है वो हम वहां से खरीद रहे हैं। सो दैट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर अस, बट एक्चुअली हाँ ठीक है, ट्रेड यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, ट्रेड काफी ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, जहां पर देखिए हमारा इंपोर्ट इतना ज्यादा बढ़ गया जो ईरान के ऊपर, जो कि एक्चुअली शो करता है कि अभी भी हमारी डिमांड जो है चाइनीज गुड्स के लिए, स्पेशली जो चाइनीज मशीनरी है उसके लिए अभी भी हमारी डिमांड कम नहीं हुई है। और जितनी मर्जी हम चाइना के अगेंस्ट एंटी चाइना स्लोगन्स लगा रहे हैं, बट यहाँ पर जो डिमांड है वो धीरे धीरे रिड्यूस नहीं हो रही है, वो लगातार डिमांड इंक्रीज ही हो रही है। पिछले अगर आप एक साल की बात करेंगे तो जो वैल्यू ऑफ गुड्स है, मतलब जितने सामान हमने वहां से इंपोर्ट किया है उसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे, दैट हैज एक्सीडेड द टोटल बायलैटरल ट्रेड इन 2019। मतलब हमने सिर्फ मतलब 2019 में हमने टोटल मिलाकर चाइना के साथ जितना ट्रेड किया था ना, उससे ज्यादा तो हमने अभी इंपोर्ट कर लिया है पिछले एक साल के अंदर। ठीक है, मतलब आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ रहा होगा। देखिए कैसे 2019 के अगर आप देखेंगे, 2019 के अंदर हमारा जो टोटल ट्रेड था दैट वाज अराउंड 92.8 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, 92.8 बिलियन डॉलर का हमने प्रॉपर दोनों मिलाकर ट्रेड किया था, मतलब एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट दोनों मिलाकर किया था। 2020 में कोविड के कारण ये पर्टिकुलर चीज डिक्रीज हो गई, और डिक्रीज होने के बाद भी देखिए यहाँ पर 87 बिलियन डॉलर्स का हमने ट्रेड किया था इसके बावजूद। लेकिन यहाँ पर अगर आप 2021 में देखेंगे, फिर से जब डिमांड इंक्रीज होता है, फिर से ट्रेड जब बूम होता है, तो फिर से यहाँ पर इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, एंड दिस थिंग फ्रॉम 87 बिलियन डॉलर्स इट इंक्रीज टू अराउंड 125 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, तो अब देखेंगे जो हमारा 2019 में यानी कि प्री पैंडेमिक लेवल पे था, उससे भी ज्यादा हमने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, मतलब उससे ज्यादा हम रिलाय हो रहे हैं इसके ऊपर, चाइना के ऊपर। तो अब देखिए 92.8 बिलियन डॉलर का हमने जो प्रॉपर मतलब पूरा का मिलाकर ट्रेड किया था, उससे ज्यादा तो हमने इस बार सिर्फ इंपोर्ट कर लिया है, अराउंड 100 बिलियन डॉलर्स का हमने सिर्फ इंपोर्ट कर लिया है, जिसमें एक न्यू कैटेगरी ऑफ गुड्स आ गई है। इसके कारण एक्चुअली प्राइसेस बढ़े हैं, दैट इज द मेडिकल सप्लाईज। हमने चाइना से लगातार मेडिकल सप्लाईज को यहाँ पर लेना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, इसके कारण भी अगर आप बायलैटरल ट्रेड की बात करेंगे, जैसा हमने देखा अराउंड 125.6 बिलियन डॉलर्स इंक्रीज हो गया है, जिसके अंदर इंडिया का इंपोर्ट जो है दैट इज अराउंड 97.5 बिलियन डॉलर। जैसा हमने बात की 100 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया, दैट इज नॉट एक्जैक्टली 100 बिलियन डॉलर्स, बट इट इज अराउंड 97.5 बिलियन डॉलर्स तक ऑलरेडी पहुंच चुका है, मतलब इतना हम इंपोर्ट कर रहे हैं ऑलरेडी उनसे। तो आप देख लीजिए, अगर हम इंपोर्ट इतना कर रहे हैं तो टोटल ट्रेड हमारा इतना है, यानी कि सिर्फ हम 28 बिलियन डॉलर्स का ही हम सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे हैं चाइना को, बाकी सब का हम उसके ऊपर खरीदते हैं। मतलब तो क्या हुआ, चाइना के साथ हम यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट के अंदर चल रहे हैं, बहुत बुरे वाले ट्रेड डेफिसिट के अंदर। ठीक है, अब इंपोर्ट्स की अगर बात करें तो 2019 के पर्सपेक्टिव में हमारा इंपोर्ट काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, 30% से ज्यादा मतलब इंक्रीज हो गया है। और अगर हम इंडिया की एक्सपोर्ट्स की बात करें, जैसा हमने बात की अराउंड 28 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है, दैट ऑल्सो इंक्रीज बाय अराउंड 56%। तो ऑब्वियसली हम इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं अपने एक्सपोर्ट्स को। देखिए कंपैरेटिवली हम अपने इंपोर्ट को कम करने की कोशिश कर रहे थे, बट ये कम हुआ नहीं है, 30% उल्टा इंक्रीज हो गया। अब यहां पर हमने साथ में साथ चाइना को हम अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे थे, एंड दैट हैज इंक्रीज बाय अराउंड 56% से इंक्रीज हुआ है, तो दैट इज एक्चुअली गुड। अगर आप ट्रेड डेफिसिट की बात करेंगे तो लास्ट ईयर जो ट्रेड डेफिसिट था, देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो अराउंड 69.4 बिलियन डॉलर्स का था, जो कि 22% इंक्रीज हो गया। मतलब हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, मतलब जितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना उससे ज्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर हम ज्यादा इंपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारा पैसा बाहर जाएगा, मतलब हमारी जो कंट्री की मनी है वो बाहर जाएगी। अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तभी जाकर हमारा मतलब कंट्री के अंदर पैसा आएगा। देखिए एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, सामान हम बेचेंगे, सामान बेचेंगे तो बदले में पैसा आएगा, राइट। ये एक्सपोर्ट ज्यादा करना है, जितना ज्यादा हम सामान बाहर बेचेंगे उतना ज्यादा हमारे अंदर पैसा आएगा, बट एक्चुअली उल्टा हो रहा है। यहाँ पर हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, स्पेशली विद द केस ऑफ चाइना। ठीक है, चाइना के साथ हमारा इंपोर्ट बहुत ज्यादा है। अगर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का अगर हम ब्रेकअप की बात करें तो एक्जैक्टली हमारे पास अभी डिटेल्ड वो जो रिपोर्ट है वो आई नहीं है, मतलब अभी भी वो रिलीज नहीं हुई है। बट अगर आप बेसिक देखेंगे तो इंडिया का जो बिगेस्ट एक्सपोर्ट था, जो इंडिया चाइना को देता है, मतलब इंडिया चाइना को क्या क्या देता है, दैट इज सबसे पहला है आयरन ओर। ठीक है, आयरन ओर देता है, उसके अलावा कॉटन देता है, और थर्ड जितने भी रॉ मटेरियल्स है वो सब प्रोवाइड करता है। मतलब इंडिया जो है, इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी कंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, और ये जाकर चाइना इज कंसिडर्ड टू बी कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, मतलब ये चीजों को असेंबल करता है और मैन्युफैक्चरिंग चीजें बेचता है, बट इंडिया को रॉ मटेरियल का एक मतलब बेस माना जाता है। ठीक है, इंडिया यहाँ पर रॉ मटेरियल देता है चाइना को। अगर अब देखते हैं इंडिया क्या क्या इंपोर्ट करता है चाइना से, तो अब देखा आपने ऊपर देखा कि इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, तो आयरन ओर है, कॉटन है और रॉ मटेरियल्स है। अब देखते हैं इंडिया क्या क्या इंपोर्ट करता है। तो सबसे पहले तो है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मशीनरी। अब जैसा आप देखते हैं बहुत सारी मशीन जो इंडिया के अंदर यूज होती है वो चाइनीज मशीन होती है। ठीक है, सेकंड दे आर कॉल्ड एज एपीआई, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। इसको हल्का समझते हैं एपीआई होते क्या है। देखिए जब भी एक ड्रग यानी कि एक मेडिसिन बनाई जाती है ना, मेडिसिन के अंदर हमेशा दो चीजें होती हैं, एक होता है एपीआई, ठीक है, और एक होता है उस चीज का मतलब जो उसको टारगेट जिन तक लेके जाता है। देखिए मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन को मान लीजिए हेडेक है, ठीक है, हेडेक है तो वो जो मेडिसिन उसके लिए होगी ना वो हेड तक पहुंचनी चाहिए, राइट। जो भी नर्व सेल्स जो हेडेक के लिए जिम्मेदार हैं वहां तक पहुंचने चाहिए, तो उस पर्टिकुलर नर्व सेल तक पहुंचाने का जो जिम्मेदारी होता है दैट इज कॉल्ड एज अ टारगेट जीन। मतलब एक मेडिसिन के अंदर एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो उसको वहां तक लेके जाता है जहां के लिए वो मेडिसिन बनी हुई है। और जो सेकंड चीज होती है ना जो एक्चुअली वो मेडिसिन की तरह काम करती है, मतलब जो एक्चुअली आपको सर दर्द ठीक करेगी, जो आपका हेडेक ठीक करेगी, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। मतलब हर एक मेडिसिन के अंदर एक एपीआई होता है। ये एपीआई एक्चुअली वो चीज होती है जिसके कारण आपका जो भी प्रॉब्लम होती है वो ठीक होती है मेडिसिन खाने के बाद। ठीक है, थर्ड देखिए ऑटो जो कंपोनेंट्स यानी कि जितने भी व्हीकल इंडस्ट्री के कंपोनेंट्स है ये सब हम चाइना से खरीदते हैं, और पिछले 2 साल के
समथिंग, अगर आप देखेंगे जब से कोविड आया है तब से हम मेडिकल सप्लाईज हमने लेने वहां पे स्टार्ट कर दिए हैं, मतलब हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, पीपीई किट्स जो है, इन सब का जो हमारा इंपोर्ट है वो और ज्यादा इंक्रीज हो गया है फ्रॉम चाइना। अब देखिए, अब बायलैटरल ट्रेड की बात करते हैं। दोनों कंट्री के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड था दैट हैज इंक्रीज अराउंड 43%। तो 43% जो इंक्रीज हुआ है इस साल, दैट इज अमंग द हाईएस्ट जो चाइना जितने भी ट्रेड करता है डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर के साथ में, उसमें साथ इंडिया के साथ जो उसने जो ट्रेड किया है पिछले कुछ सालों में, इस साल उसका 43% इंक्रीज हुआ है, मतलब दैट इज वन ऑफ द हाईएस्ट। मतलब चाइना जितना मर्जी बाकियों से कर ले, बट इंडिया के साथ उसका बहुत ज्यादा मतलब ट्रेड इंक्रीज हुआ है। अब देखिए, अगर हम चाइना के जो टॉप 3 ट्रेडिंग पार्टनर्स है उसके बारे में समझे, सबसे पहले वो सबसे ज्यादा ट्रेड करता है आसियान के साथ। आसियान के साथ करता है मतलब इस बार जो इंक्रीज हुआ है दैट इज अराउंड 28% का इंक्रीज हुआ है और टोटल $800 बिलियन तक पहुंच गया। ये सब आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है, ये सब आपको मतलब बेसिकली मैं आपको ट्रेंड की तरह समझा रहा हूं कि किस तरीके से आपको ट्रेंड किस तरह मूव कर रहा है, कि ऑल्दो हम कोशिश कर रहे हैं चाइना के इंपोर्ट्स को और ज्यादा कम करने की, बट एक्चुअली वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो आपको मैं डेटा के साथ उस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बस आपको ये सब याद बिल्कुल नहीं रखना है, ठीक है। छोटे मोटे फैक्ट्स जो आपको काम के लगे बस वही याद मतलब उसको याद रखिएगा। अब सेकंड चीज देखिए, चाइना के जो ट्रेडिंग पार्टनर है सबसे ज्यादा वो आसियान के साथ ट्रेड करता है, सेकंड नंबर पर यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड करता है अराउंड $800 बिलियन तक, और दैट टू हैज आल्सो इंक्रीज अराउंड 27.5%, एंड थर्ड वो यूएस के साथ बहुत ज्यादा ट्रेड करता है 28%। अब देखिए, जो उसका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है वो 28.5% का इंक्रीज मतलब 28.1% का इंक्रीज हुआ है। जो सेकंड बिगेस्ट पार्टनर है उसके साथ वो 27% इंक्रीज हुआ है, और थर्ड जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है दैट इज उसके साथ अराउंड 28% का इंक्रीज हुआ है। बट देखिए, इन तीनों के अलावा इंडिया के साथ जो टॉप 10 नहीं है उसके बावजूद इंडिया के साथ जो उसका ट्रेड इंक्रीज हुआ है दैट इज इंक्रीज बाय 43%, मतलब मच मोर देन दीस 3। जो चाइना के जो टॉप 3 है उनसे सबसे ज्यादा यहां पर जो ट्रेड इंक्रीज हुआ है वो इंडिया के साथ उसने इंक्रीज किया है। अगर आप चाइना के मेडिकल एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे तो ओवरऑल चाइना का मेडिकल एक्सपोर्ट डबल हो गया है 2021 के अंदर, काफी ज्यादा उसने अपने मेडिकल एक्सपोर्ट्स को बेचा है। जहां पर देखिए, एक तो ऑब्वियसली कोविड सबसे पहले इसके अंदर आया था, चाइना के अंदर आया था, तो उसके कारण वो सबसे पहले रेडी हो गए थे, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसे बना रखी है जो कि कोविड के टाइम में यूज हो सकती है, इसलिए वो मतलब इंक्रीज हो गया। और सेकंड चीज, कोविड के कारण जितने भी लॉकडाउन लगे, लॉकडाउन के कारण जो स्टे एट होम अप्लायंसेस थे, मतलब लैपटॉप्स हो गए, होम अप्लायंसेस हो गए, इन सब का जो प्रोडक्शन था वो भी इंक्रीज हुआ, उसके कारण इसका एक्सपोर्ट भी उन्होंने इंक्रीज किया। तो ये हम प्योरली चाइना के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात नहीं कर रहे हैं कि चाइना का जो मेडिकल एक्सपोर्ट था वो इंक्रीज हुआ है, चाइना के जो लैपटॉप्स थे वो इंक्रीज हुए, चाइना के जो होम अप्लायंसेस के जो सेल थी वो इंक्रीज हुई है, बिकॉज यहाँ पर कोविड के कारण जितने भी चीजें हुई हैं उन सब के कारण चाइना को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। अब देखिए, चाइना ने इतना ज्यादा रोबस्ट ट्रेडिंग परफॉर्मेंस दिया, मतलब बहुत अच्छा ट्रेड किया पिछले एक साल में, बहुत अच्छी रिकवरी की है डिस्पाइट कोविड। लेकिन इसके बावजूद देखिए, अगर आप देखेंगे कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वहां पे जो डिसरप्शन है वो हो सकते हैं बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट। ओमिक्रॉन देखिए अभी भी आया हुआ है, ओमिक्रॉन अभी तक पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, उसके कारण ट्रेड पे, इंडस्ट्रीज पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है, ठीक है। देखिए, अगर आप पिछले कुछ सालों में देखेंगे चाइना का इंपोर्ट एक्सपोर्ट ग्लोबली 30% इंक्रीज हुआ, मतलब इंपोर्ट भी इंक्रीज हुआ, एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब क्या है, चाइनीज इकोनॉमी समवेयर इज बैक ऑन ट्रैक, मतलब चाइना की इकोनॉमी तो वापस ट्रैक पे आ गई है, बट ग्लोबल लेवल पे अभी से बाकी इकोनॉमीज उतनी अच्छे ट्रेड पे नहीं आए, ट्रैक पे नहीं आएंगे, उसके कारण अभी भी डिस्ट्रप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑथर का कहना यह है कि हमें यहाँ पर बहुत ही ध्यान से इन चीजों को सॉल्व करने की जरूरत है, ओमिक्रॉन को सीरियस लेने की जरूरत है, और जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है उस चीज को धीरे धीरे इंक्रीज करते रहने की जरूरत है, ताकि चीजें एकाएक बंद ना हो जाए, ठीक है। ये हमने 5 टॉपिक के बारे में बात की, आई होप आपको 5 टॉपिक प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। नाउ ये कुछ क्वेश्चन है जिसको आप रिवीजन के फॉर्मेट में ट्राई कर सकते हैं, जिसके आंसर आपको ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में देने हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट पंजाब हैज बॉर्डर विद 4 इंडियन स्टेट्स. Second question is that the election of Vice President of India is conducted by a special body formed by the Parliament of India as prescribed under Article 329. Third is Magh Bihu is the Assamese New Year. Fourth is Gamocha is a traditional cloth of West Bengal which was used in anti-CAA protest in India. Fifth question is that China has recently refused to help Sri Lanka because Sri Lanka asked for help from India too. Next question is Germany is a member of Iran nuclear deal. Next question is India has become China's largest trading partner in 2021. And last question is India is an importer of active pharmaceutical ingredients and APIs from China. ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में आंसर करना है। नाउ जो कल के क्वेश्चन थे उसे हम रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज जनरल जो थे ही टुक ओवर एज आर्मी चीफ फ्रॉम जनरल फ्रांसिस बुशर। यस, बिल्कुल इस सही स्टेटमेंट है। 15th of January 1949 दिस वाज द डेट, ठीक है, जिस दिन ये जनरल बने थे, हमारे फर्स्ट इंडियन जनरल थे ये। सेकंड जो है इंडियन आर्मी हैज लॉन्च्ड न्यू कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म विद द हेल्प ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। यस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी। थर्ड इज अंडर JNK लैंड एक्ट द एप्लीकेंट शुड स्टार्ट वर्क विद इन 3 year of getting permission। जी नहीं, ये 3 year नहीं है, दिस इज जस्ट 1 year, ठीक है। 1 साल के अंदर आपको काम स्टार्ट करना होगा, नहीं तो आपका काम यहाँ पे लैप्स हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट इज इन परसेंटेज टर्म्स ट्री कवर इन इंडिया हैज इंक्रीज्ड एज कंपेयर टू फॉरेस्ट कवर। जी हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट, आपको ध्यान होगा फॉरेस्ट कवर सिर्फ 0.2% इंक्रीज हुआ है, पर यहाँ पे ट्री कवर जो है वो 0.7% से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज अरुणाचल प्रदेश इज अमंग द टॉप 3 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर। जी नहीं, ये गलत स्टेटमेंट, आपको ध्यान होगा टॉप 3 कौन कौन से हैं जहां पर हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है। सबसे पहले तेलंगाना है, थर्ड पे सेकंड पे आंध्र प्रदेश है, थर्ड पे उड़ीसा है।
है, ठीक है, ये तीनों है। और अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करेंगे, दिस इज अमंग द टॉप, मतलब लोएस्ट 5, मतलब बॉटम 5 के अंदर आता है, जहां पर बहुत ही कम इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो ये टॉप 3 के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कम, फॉरेस्ट अंडर टाइगर रिजर्व दे हैव बीन इंक्लूडेड इन इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। जी हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पहली बार आज तक ऐसा हुआ है। टाइगर रिजर्व को आज से पहले कभी भी आपको ध्यान रखना है फॉरेस्ट के अंदर डिक्लेयर नहीं किया जाता था, मतलब टाइगर रिजर्व के जो फॉरेस्ट है उनको अभी तक इंडियन फॉरेस्ट जो मतलब सर्वे रिपोर्ट है उसके अंदर काउंट नहीं किया जाता था, पहली बार ऐसा काउंट किया गया है। And the last question was that Philippines and Andaman have been proposed to be connected. जी नहीं, ये गलत स्टेटमेंट। आपको ध्यान होगा हमने कल बात की थी कि अंडमान और एसे नाम का एक प्लेस है जिस दोनों को कनेक्ट करने की बात की जा रही है, और जो एसे है ना वो फिलीपींस के अंदर नहीं है, वो इंडोनेशिया के अंदर प्रेजेंट, ठीक है। तो इंडोनेशिया के साथ एक्चुअली हम कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं, फिलीपींस के साथ हमारा कोई भी कनेक्शन अंडमान का नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने सारे क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रिवाइज कर लिया। आई होप आपको सारे क्वेश्चन एंड सारे टॉपिक्स प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्सेस में डाउट्स को लिख सकते हैं, ठीक है, मैं उसको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।